नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक है आज, जहां जनप्रतिनिधियों के संग सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मंडलीय समीक्षा बैठक। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। सुबह 11 बजे से सीएम आवास पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जहां अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक है। दोपहर 3:30 बजे से सीएम आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक है, सीएम आवास पर ही ये बैठक होगी और 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, जिस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, अयोध्या मंडल के भी। और क्योंकि मंडलवार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इसी सिलसिले में आज भी ये खास बैठक है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की ये समीक्षा बैठक है, जिस दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश वो देंगे। इसी के साथ कानपुर, अयोध्या, मिर्जापुर मंडल की वो समीक्षा बैठक करेंगे आज। तो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें बड़े निर्देश देंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति उनको समझाएंगे कि किस तरीके से जन जन तक जाना है। सुबह 11 बजे से सीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए, खास ये बैठक है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलों की बैठक कर रहे हैं, समीक्षा। आज भी ये बैठक है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तौर पर और सरकार दोनों लगातार पूरे एक्शन में चल रहे हैं। अभी आपने देखा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें एमएलसी चुनाव साथ ही साथ निकाय को लेकर रणनीति बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठकें मंडलवार चल रही है, जिसमें पूरे मंडल की समीक्षा की जा रही है। आपने देखा है कि आजमगढ़ हो या फिर गोरखपुर हो, उसके अलावा प्रयागराज हो, बरेली हो, सहारनपुर हो, इन मंडलों की समीक्षा हो चुकी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर, अयोध्या और मिर्जापुर मंडल की समीक्षा करने वाले हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें इन मंडलों के जितने भी विधायक हैं, साथ ही साथ जो जितने भी सांसद हैं, वो सभी इस बैठक का हिस्सा होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों से उनकी बातें सुन रहे हैं, खासतौर पर वो चीजें जो उनके क्षेत्र की जरूरतें हैं या वो योजनाएं जो उनके क्षेत्र में चल रही हैं या वहां की आवश्यकताएं उनके क्षेत्र की क्या हैं, उन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ ये समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज भी 3 मंडलों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि ये 11 बजे से शुरू होगी, जहां पहली बैठक कानपुर मंडल की है, जिसमें कानपुर मंडल में आने वाले जितने भी जिले हैं, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा जैसे जिले शामिल हैं, उन सभी जिलों के विधायक और सांसद मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उनके क्षेत्र में चल रही योजनाओं की स्थिति क्या है। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी, उस दौरान निर्देशित किया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद मौके पर जाएं, जो योजनाएं चल रही हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करें, वहां पर देखें कि योजनाओं की स्थिति क्या है, अगर देरी हो रही है तो उसकी वजह क्या है, जो योजनाएं जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा के अंदर पूरी हो रही कि नहीं हो रही, साथ ही साथ जो अपने क्षेत्र की जरूरतें हैं उनको लेकर भी प्रस्ताव तैयार करें। विधायक 3-3 करोड़, सांसद 5-5 करोड़ के अगर प्रस्ताव तत्काल देते हैं तो उनके प्रस्ताव पर तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देशित करते हुए काम शुरू करा दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर लगातार कोशिश जारी है कि 2024 से पहले होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियां पूरे सरकार और संगठन दोनों स्तर पर हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह समीक्षा है। पहली समीक्षा मुख्यमंत्री 11 बजे करेंगे, दूसरी समीक्षा 3:30 बजे है और तीसरी समीक्षा शाम 4:30 बजे है। तो ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठकें आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो देखिए, इस दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी और जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम योजनाओं को लेकर अपडेट लेंगे, फीडबैक लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ में होगी G20 सम्मेलन से जुड़ी अहम बैठक, जहां पूरे प्रदेश में 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होंगी। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक बैठक होगी। तो लखनऊ में G20 सम्मेलन से जुड़ी अहम बैठक, जहां पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान G20 की वाराणसी में 6 और आगरा में 3 बैठकें होंगी। तो लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक बैठक होगी। तो G20 को लेकर भी बड़ी बैठकें हैं, जिस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होगी। G20 सम्मेलन से जुड़ी ये अहम बैठकें रहेंगी। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और पूरे प्रदेश भर में 11 बैठकें आयोजित की गई हैं।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से G20 को लेकर ये बड़ी बैठकें हैं। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो 11 बैठकें होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार G20 की मेजबानी भारत करने जा रहा है और भारत में ये बैठकें उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं, जो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जब इस तरीके की इतनी ज्यादा बैठकें उत्तर प्रदेश में के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रही हैं। हालांकि इस बैठक की शुरुआत आगरा से होगी। आगरा में 3 बैठकें हैं। अगर हम वाराणसी, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 6 बैठकें हैं। वहीं लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एक एक बैठक है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। चीजें पूरी हो चुकी हैं, चूंकि 54 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। चूंकि इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर ये बैठकें होती हैं तो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार विश्व के विभिन्न देशों से प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और इस बड़ी बैठक की मेजबानी करने का अवसर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए जरूर बड़ी संभावनाएं लेकर आएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी के साथ जो विभिन्न प्रतिनिधि आएंगे विभिन्न देशों के, उनके साथ अलग अलग सेशंस होंगे। उन सेशंस को लेकर तैयारियां पूरी हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ ही साथ भारत सरकार के। उसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो निश्चित तौर पर उन सारी चीजों को लेकर कमिश्नर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी स्थान और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के रुकने के लिए होटल्स, उनके खाने की व्यवस्था, उनके देशों के जो व्यंजन हैं वो भी यहां तैयार किए जा रहे हैं और कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में भी की जा रही हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रतिनिधि विभिन्न देशों से उत्तर प्रदेश इस बैठक में भाग लेने के लिए आएंगे, उनको उत्तर प्रदेश की विरासत, जो धार्मिक जो टूरिज्म है, जो इको टूरिज्म है, वहां के दर्शन भी कराए जाएं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से तैयारियां भी की हैं। हालांकि उनके देश के व्यंजन भी इस दौरान उत्तर प्रदेश के इन शहरों में बनेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग इन विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को लेकर उत्तर प्रदेश के उन विरासत के स्थलों पर भी ले जाएगा जो कहीं न कहीं विश्व की धरोहर के तौर पर देश में स्थित हैं। तो उन सारी चीजों की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जनप्रतिनिधियों के ठहरने से लेकर उनके मीटिंग स्थल तक जाने को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें जो चौराहे, जो रास्ते हैं, उनका रंग रोगन भी पूरी तरीके से करा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं पर खास तौर से इसके इसलिए भी जोर देना होगा क्योंकि एक छवि जो है कहीं ना कहीं प्रदेश की जाएगी तमाम विदेशी मेहमानों के सामने, और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस आकर्षण के साथ उन्हें निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर वो देख पाएं उस सम्मेलन में शामिल होने से पहले भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं कर रही है, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को बुला रही है। लगातार विभिन्न देशों के राजनयिक, साथ ही साथ जो राजदूत हैं, जो उन देशों के वित्त मंत्री हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातों के अलग अलग दौर भी उत्तर प्रदेश में चल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी लगातार दूसरे देशों में गए हैं और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में G20 जैसा सम्मेलन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर जरूर है। खास तौर पर उस समय जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद कोशिश कर रही हो कि उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अलग से निकलकर सामने आए और उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आए, उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखें। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को जरूर मिलेगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर तरीके की तैयारियां, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम के तौर पर हो, आतिथ्य सत्कार के तौर पर हो, या फिर उनके रुकने और उनके व्यंजन के तौर पर हो, या उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म, या जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पिछले करीब 5-6 साल से लगातार काम कर रही है, उनको विश्व स्तर तक पर निखारने के लिए उन जगहों के दर्शन कराने की बात हो, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सारी तैयारियां की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रतिनिधि आए वो उत्तर प्रदेश की छवि जो कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उनको दिखाना चाहती है वो उनके मन में बसी रहे और जब वो अपने देश जाएं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की वो छवि उनके देश तक पहुंचे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़े, ताकि साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है उन सारी चीजों पर जो पॉजिटिव वे में चीजें हैं वो भी निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और अब बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अब खबर, जहां सीएम योगी का गाजीपुर दौरा है। आज शाम 5:55 पर लखनऊ एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। कल सुबह 9:55 पर होटल ताज वाराणसी पहुंचेंगे। कल सुबह 10:25 पर गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लगातार वो जिलों के दौरे पर रहते हैं और इसी सिलसिले में आज भी उनका ये खास दौरा गाजीपुर का बताया जा रहा है, जहां शाम 5:55 पर एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। कल सुबह 9:55 पर होटल ताज वाराणसी पहुंचेंगे और कल सुबह 10:30 के करीब गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर के दौरे के दौरान, जहां 6 बजने में 5 मिनट पहले ही वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर रवाना होंगे और इसके बाद उनका विशेष ये दौरा है। यकीनन इस दौरे के दौरान बड़ी समीक्षा बैठकें भी वो करेंगे। वाराणसी से अब खबर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वाराणसी का दौरा है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, जहां सर्किट हाउस में पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वाराणसी दौरा है आज, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, सर्किट हाउस में पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो मूल मंत्र तय किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वाराणसी का ये अहम दौरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और किस तरीके से, क्योंकि 2024 का चुनाव अब उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाना है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा का पहुंचना अपने आप में अहम है, क्योंकि वो संगठन को और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरीके से है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी लोकप्रियता बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का हाथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया और इसी के चलते जेपी नड्डा का ये खास दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वाराणसी का, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का, जिस दौरान वो पहुंचेंगे और वहां पर पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। बड़ा जीत का मंत्र उनकी तरफ से दिया जाएगा कि किस तरीके से हर बूथ तक जाना है, क्या मजबूती होनी चाहिए पार्टी की जमीनी स्तर पर, इन तमाम चीजों को लेकर वो निर्देश देंगे। अपडेट देते हैं हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास दौरा है, अब 2024 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाना है, तो अपने आप में अहम है। क्या बड़ी बैठकें निर्धारित की गई हैं उनके आने पर? देखिए, 7 बजे का समय होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनारस पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यदि देखी जाए तो उनके स्वागत की बात कर ली जाए सबसे पहले, तो स्वागत की माकूल तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जगह जगह न केवल तोरण द्वार और स्वागत द्वार बनाए गए, बल्कि जो कार्यकर्ता है वो उत्साह का परिचय देते हुए ढोल और नगाड़ों से भी उनका स्वागत करेंगे। दूसरी ओर यदि देखा जाए, सर्किट हाउस पहुंचने के बाद ये सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद एक और बैठक होनी है। हालांकि प्रोटोकॉल में इस बात की जानकारी नहीं है, सूत्र बताते हैं कि एक और मीटिंग होगी, जिस मीटिंग को 2024 के चुनाव से जोड़ा जाएगा, या ये कहा जा सकता है कि वो मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा जिसके थ्रू 24 पे न केवल काबिज हुआ जाएगा, बल्कि 24 में सीटों की संख्या भी बढ़ाने की गुफ्तगू रहेगी, मंत्र रहेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो आज के बाद ये रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह का 10 बजे का समय होगा, जब ये बाबा विश्वनाथ, काल भैरव और दूसरे पवित्र मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे, शीश नवाएंगे और इसके बाद ये हेलीकॉप्टर से, पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर के लिए रवाना होगी। लगभग 4 बजे ये गाजीपुर से वापस बनारस आएंगे और फिर वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल। और संतोष, देखिए, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है, क्योंकि जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और वाराणसी की जिस तरीके से तस्वीर बदली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते, वो अपने आप में अद्भुत है और एक बड़ी छवि बनाने का प्रयास भी किया गया है वाराणसी के जरिए। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? देखिए, यदि बीते सालों की बात कर लें, काशी और बीते सालों की बात कर लें, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि 2014 के बाद से बनारस की तस्वीर लगातार
ऊपर की गई, ऊपर बढ़ाई गई और इस बढ़ाने में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ के काम और यहाँ के जो स्तर है वो लोगों से थोड़े से भिन्न और ऊपर की लेवल होते हैं। चाहे वो क्रूज, लंबे दूरी का तय करने वाला क्रूज की यात्रा हो, बनारस से डिब्रूगढ़ जोड़ने की योजना हो, या फिर दूसरी परियोजनाएं हो, टेंट सिटी जो अभी तक राजस्थान और दूसरे राज्यों की सोच होती थी, वहां पे दिखी जाती थी, बनारस में उसकी शुरुआत की गई। तो ऐसे तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो विकास कार्य है। न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि लोगों में भी रोजगार के अवसर सृजन किए गए हैं और किए जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इसी मंत्र को कार्यकर्ताओं तक न केवल देना और कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास का मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष या और भी जो नेता है उनके द्वारा किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के कारण जो योजनाओं की बरसात है, योजनाओं की सौगात है, उनकी संख्या निश्चित तौर पर यहाँ ज्यादा होती है। और इन सारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए नेताओं द्वारा लगातार न केवल विभिन्न माध्यम अपनाए जाते हैं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। असंतोष, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गाजीपुर दौरा कल है, जहां दिवंगत नेता प्रभुनाथ चौहान को वो श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान का हृदय गति रुकने से निधन हुआ था, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा है गाजीपुर का, जिस दौरान वो प्रभुनाथ चौहान को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान रह चुके हैं और हृदय गति रुकने की वजह से उनका निधन हुआ था। तो उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए भी भूपेंद्र चौधरी का कल गाजीपुर का दौरा होगा। लखनऊ से अब खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है आज, जहां गाजीपुर और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। गाजीपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 6 बजे जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत करेंगे। कल एक दिन के प्रवास पर गाजीपुर में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो देखिए, आज वाराणसी में स्वागत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और उसके बाद कल गाजीपुर भी जाना है। भूपेंद्र चौधरी को शाम 6 बजे जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत करेंगे और इसके लिए वो उपस्थित रहेंगे। कल एक दिन के प्रवास पर गाजीपुर में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये अहम दौरा गाजीपुर और वाराणसी का, जिस दौरान वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और उसके बाद कल गाजीपुर भी वो जाएंगे। तो शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जेपी नड्डा का वाराणसी में स्वागत करेंगे भूपेंद्र चौधरी। लखनऊ से अब महत्वपूर्ण खबर, जहां सिल्क एक्सपो का शुभारंभ कार्यक्रम आज, जहां मंत्री राकेश सचान सिल्क एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1 बजे पर्यटन भवन गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो का शुभारंभ करेंगे मंत्री राकेश सचान। दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का भी वितरण करेंगे। तो दोपहर 1 बजे पर्यटन भवन गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो का शुभारंभ करेंगे राकेश सचान, जो कि मंत्री हैं। तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का भी वितरण करेंगे इस दौरान। तो सिल्क एक्सपो का शुभारंभ कार्यक्रम है आज लखनऊ में, जहां मंत्री राकेश सचान इसमें हिस्सा लेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। साथ ही साथ दोपहर 1 बजे पर्यटन भवन गोमती नगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो का शुभारंभ करेंगे मंत्री राकेश सचान। तो दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का वितरण भी इस दौरान होगा। हापुड़ से अब खबर, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार तालाब में गिरी है। सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हुई है। कपूरपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन नगर के गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। वेदांता फार्म हाउस में पार्किंग का काम करते हैं सभी। तो सड़क हादसा हुआ है जहां कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है।
इस सड़क हादसे में कपूरपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन नगर के गांव के रहने वाले थे सभी मृतक। हापुड़ में ये बड़ा हादसा हुआ है। वेदांता फार्म हाउस में पार्किंग का काम करते थे ये सभी जो हादसे का शिकार हुए हैं। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित कार तालाब में गिरी है और इस वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। इस पूरे मामले में कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वेदांता फार्म हाउस में काम करते थे। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार तालाब में जा गिरी है और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 जिंदगियां चली गई हैं इस हादसे में। कपूरपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन नगर के गांव रहने वाले थे सभी मृतक बताए जा रहे हैं। तो वेदांता फार्म हाउस में पार्किंग का काम करते थे ये सभी जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार में आ रहे थे और इसी वजह से तेज रफ्तार ये गाड़ी उनकी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर जाकर सीधा इस तालाब में गिर गई, जो तालाब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। हापुड़ से ये पूरी खबर है। तो देखिए ये इस तालाब में जा गिरे हैं गाड़ी भी, और गाड़ी गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। महराजगंज से अब खबर, जहां सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है। जहां अनियंत्रित होकर पुल से टकराई है। बस दुर्घटना में 30 यात्री घायल हुए हैं। इलाज जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गौनरिया पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बस दुर्घटना में 30 यात्री घायल हुए हैं। इलाज जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गौनरिया पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी है और इस वजह से बड़ा हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर पुल से टकराई है और उसके बाद पुल से टकराने के बाद पलटी है ये, जहां बस दुर्घटना की वजह से 30 यात्री इसमें घायल हो गए हैं, जिन सभी का इलाज जारी है। तत्काल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया है। तो सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गौनरिया पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मेरठ से अब खबर, जहां अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंदा है। कार चालक ने 5 लोगों को रौंदा है। हादसे में ऑटो चालक भी घायल हुआ है। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के गढ़ रोड की ये पूरी घटना है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो 5 लोगों को रौंद दिया है कार चालक ने। हादसे में ऑटो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के गढ़ रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है? मामला जहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे स्कॉर्पियो चालक ने 5 लोगों को रौंदा है। ऑटो चालक में टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन वहीं पर स्कॉर्पियो छोड़ करके फरार हुआ था। पुलिस स्कॉर्पियो को जब्त करने के बाद ना अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो ड्राइवर है, जो स्वामी है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 5 लोगों की बात की जाए तो गंभीर रूप से घायल है। उनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी की हालत फिलहाल ठीक है। पहले नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर भी स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला है। ऑटो चालक के बाद 5 लोगों को टक्कर मारकर फरार हो गया स्कॉर्पियो चालक। कुछ पता लग पाया है इस कार चालक का? पुलिस किस तरीके से छानबीन कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सीसीटीवी और अन्य आधारों पर गाड़ी के नंबर प्लेट से सभी जो भी तथ्य हैं उन पर पुलिस जानकारी कर रही है कि कौन कार चालक है, कहां का रहने वाला है, किसकी गाड़ी है और कौन व्यक्ति चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज और सब चीज खंगाली जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो उसी तरह से हिट एंड रन का मामला मेरठ में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सभी गंभीरों को तुरंत निजी नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही जो स्वामी है उसकी तलाश कर रही है मेरठ पुलिस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां कई पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। 20 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षी, महिला आरक्षी के तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के उत्तरी जोन में किए गए हैं ट्रांसफर। तो 20 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। ये बड़ा बदलाव हुआ है, जहां निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षी, महिला आरक्षी के तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के उत्तरी जोन में ट्रांसफर किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट है, जहां कई पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर लगातार योगी सरकार तबादलों और फेरबदल पर विश्वास करती है और इसी कड़ी में 20 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। निरीक्षक, उप निरीक्षक, आरक्षी, महिला आरक्षी के तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट के उत्तरी जोन में ये सभी ट्रांसफर किए गए हैं। तो लखनऊ से ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां कई पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। मिर्जापुर पुलिस ने माता विंध्यावासिनी के नाम से फेसबुक पेज और वेबसाइट के माध्यम से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ विंध्याचल थाने में मामला दर्ज करा गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में एसपी ने जानकारी दी है और बताया है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जेल भेजने के साथ ही गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम फ्रॉड का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि विंध्य कॉरिडोर के नाम पे कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक पेज एवं वेबसाइट बना के उनसे चंदा मांगा जा रहा था लोगों से। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, इसमें जांच करा के इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें काफ़ी काम कर लिया गया है कि ये अकाउंट स्टेटमेंट से लेके बाकी कहाँ से ये वेबसाइट्स बनी हैं, और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं इनको पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ आपके माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी ये नहीं है कि जिसमें कि वेबसाइट बनाई गई है या लोगों से पैसा जमा कराया जा रहा है। ऐसा कोई सरकारी प्रावधान इसमें नहीं है। और अब खबर संभल से है, जहां पर फ्रॉड मामले में पुलिस ने सचिव और प्रधान पर एफआईआर दर्ज की है। यहां पर बताया जा रहा है कि बिना काम के ही प्रधान ने पैसे निकाल लिए, जिसके बाद मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने सरकारी पैसे के गबन का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिहावली विकासखंड पमासा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंचायत भवन मरम्मत और इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य जो कराया गया है उसमें कुछ कार्य ऐसा है कि जो कराया नहीं गया और उसकी धनराशि आहरित कर ली गई है। इस संबंध में हमने जांच कराई तो जांच में ये पाया गया कि 1,98,610 रुपये की धनराशि बिना कार्य के आहरित की ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव ने। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर नोडल अधिकारी रजनीश चंद्र ने मसवासी, नसीराबाद और बमनपुरी स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशालाओं में गौवंश की स्थिति, उनके लिए खाने का प्रबंध, ठंड से बचाव के लिए संसाधन की जानकारी ली और इतना ही नहीं, कई बिंदुओं पर पूरी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, व्यवस्थाओं को परखा गया है, गौशालाओं में किस तरीके से इंतजाम है, गायों के लिए ठंड से बचाव को लेकर क्या इंतजाम है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। कई ऐसी खबरें भी सामने आई थी और शिकायतें भी मिली थी कि कहीं ना कहीं इंतजाम में लापरवाही हो रही है, लेकिन मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने इंतजामों को परखा है और इंतजाम को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, सुझाव भी दिए हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सकती हैं गायों के प्रबंध के लिए। और रामपुर की स्थिति है फिलहाल, जहां रामपुर में अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया है और गौशालाओं की इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गौशाला में व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल अधिकारी ने जाकर इन तमाम व्यवस्थाओं को परखा है। शासन के निर्देशों के क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ इससे पहले भी 3 गौशालाएँ कल भी देखी थी और यहाँ भी देखा है। यहाँ जैसे 51 पशु हैं
और व्यवस्थाओं में कमी की बात है तो सफाई की व्यवस्था मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। सफाई की आवश्यकता है, सफाई कराने की। और चारे और भूसा वगैरह उसकी पर्याप्त उपलब्धता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी आपका कहना है कि खाना स्थायी जो गौशाला तैयार हो रही है वहाँ पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से अब खबर, जहां मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दबंगों ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। डॉक्टर के भाई के साथ भी नोकझोंक हुई है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां पॉइजन केस भर्ती न करने को लेकर विवाद हुआ था, शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो डॉक्टर के भाई के साथ भी नोकझोंक हुई है और शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है या मारपीट का जो पूरा वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से मारपीट की जा रही है। शिकायत के बाद भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो दबंगों ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और साथ ही साथ डॉक्टर के भाई के साथ भी नोकझोंक हुई है। देखिए कई लोग इस मारपीट में शामिल दिख रहे हैं, कई इसमें महिलाएं भी हैं मारपीट में शामिल। और सीसीटीवी फुटेज देखिए ये पूरा सामने आया है किस तरीके से ये मारपीट हुई है। तो मामूली कहासुनी को लेकर ये मारपीट हुई है, जहां शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है इस पूरे मामले में। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए मारपीट का ये वीडियो सामने है, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर की खुर्जा नगर का मामला है, जहां पर एक क्लिनिक चलाते हैं डीपी सिंह। अब उनके भाई के साथ 3 कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। देर रात को पॉइजन केस भर्ती न करने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। तीनों हॉस्पिटल के कर्मचारी को मेडिकल कराया गया, एफआईआर दर्ज कराया। करीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा हमलावर बताए जाने। पीड़ित ने थाना खुर्जा नगर में प्रार्थना पत्र दिया है, पर अभी तक पुलिस ने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सुनने में ये आ रही है कि ये सत्ताधारी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। उससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। हालांकि पीड़ित ने आज बुलंदशहर एसएसपी से भी की गुहार लगाई है। देखना यह होगा कि न्यूज वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है, पीड़ित की आवाज को। और बुलंदशहर एसएसपी इस न्यूज वन इंडिया की खबर को संज्ञान लेकर क्या हमलावर, जितने 12 से 13 हमलावर जो बताए जा रहे हैं उन पर क्या मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि पीड़ित की तरफ से लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं। बिल्कुल, क्या संज्ञान लिया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अशोक आपका। हाथरस से अब खबर, जहां अज्ञात कारणों से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बुजुर्ग जिंदा जल गया, जहां पिता को बचाने में बेटी भी झुलसी है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के चौकरा गांव की पूरी घटना है, जहां पिता को बचाने में बेटा भी झुलसा है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। भीषण ये आग लगी, जहां सूचना पर पुलिस पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के चौकरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से ये आग लगी, लेकिन भीषण आग लगी और आग की चपेट में आने से बुजुर्ग जिंदा जल गए हैं इस हादसे में, जहां पिता को बचाने में बेटा भी झुलस गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आरोपी पर तिकोनिया में किसानों को कुचलने का आरोप है। मामले में 200 गवाह, 27 सीएफएसएल रिपोर्ट तैयार है। तो देखिए लखीमपुर खीरी तिकोनिया का बहुचर्चित ये पूरा कांड, जिसमें आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी की भूमिका में है,
उनकी जमानत पर आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। मामले में 200 गवाह, 27 सीएफएसएल रिपोर्ट तैयार है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, जमानत को लेकर आज आशीष मिश्रा की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है? पीयूष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद पीयूष तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो बड़ा ही पूरा मामला है। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जहां आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड बहुचर्चित ये पूरा कांड रहा। सभी को ये कांड याद है मुंह ज़बानी, क्योंकि किस तरीके से किसानों के साथ किसानों को रौंदा गया तेज रफ्तार गाड़ी से, ये लोग भुला नहीं पाए हैं। अब इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी की भूमिका में आशीष मिश्रा हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। और अब ऐसे में इस पूरे मामले में आज जमानत पर किस तरीके से सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, क्या दलीलें दी जाती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, आज जमानत पर सुनवाई है आशीष मिश्रा की, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर मौके तो लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चूंकि आशीष मिश्रा केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उनके बेटे हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए आज के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा था कि वो बताए कि क्या दूसरी एफआईआर में भी जो आरोपी है अभी भी जेल में है। जस्टिस सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण की डे टू डे हियरिंग पर कहा था कि हमारे मन में कुछ मुद्दा सामने से कोई भी समय रेखा निर्धारण अभियोजन पक्ष के मामले को प्रस्तावित करेगा। तो निश्चित रूप से आज काफी महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो आशीष मिश्रा को लेकर होने वाली है, और फैसले को लेकर खासतौर पे सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है, दोपहर में ये सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल। और लेकिन देखिए, हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी, और ऐसे में किन ग्राउंड्स पर जमानत मांगी गई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए, क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया था कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अतिरिक्त जो सत्र न्यायाधीश न्यायालय है लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट को भी पढ़ा, और उसमें कहा गया था कि इस मुकदमे को पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि इस मामले में 200 गवाह है, 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है। ऐसे में सिर्फ अदालत ने पिछली सुनवाई में निचली अदालत से जानकारी भी मांगी थी कि बिना किसी दूसरे मुकदमों पर असर डाले इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकता है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आशीष मिश्रा के वकील की ओर से भी आज कोर्ट रूम में जानकारी दी जाएगी, और तमाम तरीके की जो दलीलें हैं वो पेश होगी, क्योंकि पूरी तरीके से पिछली सुनवाई में अगर हम देखें तो निचली अदालत से पूछा गया था कि इस मामले में ट्रायल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। सुनवाई में आशीष मिश्रा की ओर से जो मुकिल रोहतगी है उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा की आरोप मुक्त करने की अर्जी जो है वो निचली अदालत ने खारिज कर दी है, उन पर आरोप तय कर दिए हैं। वो इस घटना के समय कार में नहीं था, फिर भी 1 साल से ज्यादा समय से वो जेल में बंद है। तो इससे पहले हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया, फिर से मामले को हाईकोर्ट भेज दिया था। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लखीमपुर कांड हुआ था, लखीमपुर जिले के तिकोनिया में तो हिंसा हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगातार जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो ऐसे में आज जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कई जो अहम फैसला है वो सुनाया जा सकता है। बिल्कुल। और पीयूष, देखिए, क्योंकि मुख्य आरोपी की भी भूमिका में है आशीष मिश्रा, और जिस दौरान उनको ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, उस वक्त जो उनका हाव भाव था, कहीं ना कहीं इसको लेकर वो विवादों में भी रहे थे कि उनको जो कृत्य उनकी तरफ से किया गया है उसको लेकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने कितना स्ट्रांग ये पूरा केस किया हुआ है?
देखिए, अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से पुख्ता आधार पर इस पूरे रिपोर्ट को फाइल किया था इस पूरे मामले में, और तमाम तरीके के जो आरोप है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के आरोप लगा था कि उनके इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था, और घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी और हिंसा भड़कने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों के करीब जान गई थी, जिसके बाद एक तमाम जो कोर्ट है उसमें सुनवाई चली और कई महत्वपूर्ण बातों को रखा गया। कई बार कहा गया कि आशीष मिश्र माफ करिएगा, जो अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही 200 इस पूरे मामले में गवाह हैं, तो इन गवाहों की भूमिका भी काफी अहम कहीं ना कहीं हो जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी तमाम तरीके की दलीलें जो है वो दी गई थी, तो आज कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण एक फैसला है उसी पर सबकी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई है। बिल्कुल, और क्या फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए।